आप सभी का स्वागत है बीएस क्लासेस में। मैं हूं वर्षा सिंह और आज हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं महाराष्ट्र का, जो भी 15 जून को हुआ है। तो हम इसमें सिर्फ इसके आंसर देखेंगे, बहुत ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जा पाएंगे क्योंकि इसमें टोटल 100 क्वेश्चन हैं जो हमें सॉल्व करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। द वीव यूज्ड फॉर कॉर्ड्यूराई फैब्रिक इज। अब जो कॉर्ड्यूराई फैब्रिक होता है उसमें कौन सी वीव यूज़ की जाती है? तो यदि हम बेसिक इसकी बात करें तो इसमें प्लेन या ट्विल वीव का यूज़ किया जाता है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन है इसमें फिर जो वेफ्ट होते हैं, वेफ्ट यान को ज़्यादा उसमें वीव किया जाता है, फिर उसको कट कर दिया जाता है, इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो हमारा होगा कट पाइल। अब सेकेंड क्वेश्चन है, ट्रीटमेंट ऑफ कॉटन फैब्रिक विद caustic soda to increase its strength, luster and absorbency is। अब कौन सा ट्रीटमेंट होता है कॉटन में किया जाता है जिसमें उसका क्या हो जाता है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, लस्टर बढ़ जाता है और एब्जॉर्बेंसी बढ़ जाती है। वो किसका यूज़ करके? कास्टिक सोडा का। ठीक है, तो कास्टिक सोडा को अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो होता है मर्सराइजेशन जो प्रोसेस होती है उसमें ये सब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें बढ़ जाती हैं कॉटन फैब्रिक में। तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर बी। थर्ड नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाई इज सुटेबल फॉर पॉलिएस्टर। तो पॉलिएस्टर में कौन सी डाई सुटेबल रहेगी? डिस्पर्स डाई, डायरेक्ट डाई, एजोइक डाई और वेट डाई। तो कोई भी जो सिंथेटिक अधिकतर जो फाइबर्स रहेंगे, सिंथेटिक फैब्रिक रहेंगे, तो उसमें जो यूज़ किया जाएगा वो डिस्पर्स डाई का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी ऑफ बंगाल। बंगाल की ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी कौन है? तो बंगाल की ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी है काथा। कसीदा कहाँ की? ये कश्मीर की है। कसूती कहाँ की है? ये कर्नाटक की कसूती। और फुलकारी पंजाब की हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 5, द वेट इन ग्राम्स ऑफ 9000 मीटर ऑफ यार्न इज इट्स यार्न काउंट टर्म्ड एज। अब 9000 मीटर का जो कोई भी यार्न रहेगा उसका ग्राम में जो वेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम डेनियर बोलते हैं। तो आंसर नंबर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, सिल्क मार्क इंडिकेट दैट द प्रोडक्ट इज। तो ये 100% को बताता है। सिल्क मार्क यदि उसमें है तो मतलब कि वो 100% प्योर सिल्क है। क्वेश्चन नंबर 7, वियरेबल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स एम्बेडेड इन गारमेंट्स आर नोन एज। तो जो वियरेबल जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स होते हैं यदि हम गारमेंट के उसमें पहनते हैं तो उसको क्या कहा जाएगा? तो इसको स्मार्ट टेक्सटाइल्स कहा जाएगा। स्मार्ट टेक्सटाइल के अंदर जैसे कि उसमें हार्ट रेट मॉनिटर कर सकते हैं, जैसे अपना टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, जो बॉल पॉइंट मशीन नीडल्स आर यूज्ड फॉर स्टिचिंग। जो बॉल पॉइंट मशीन रहेगी नीडल उसमें, तो वो किस में यूज़ की जाती है स्टिच करने के लिए? वुवन फैब्रिक, नेटेड फैब्रिक और मैटेड फैब्रिक और फेल्ट फैब्रिक। तो इसमें नेटेड जो फैब्रिक होते हैं उसमें इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। इसमें ये राउंड टिप रहेगी जिससे कि जो मटेरियल रहता है वो डैमेज नहीं होता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रेटो पोर्टर इज अ टर्म यूज्ड फॉर। प्रेटो पोर्टर किस लिए यूज़ किया जाता है? पोर्टेबल बैग्स, हाई फैशन क्लोथ्स, रेडीमेड क्लोथ्स और मिक्स एंड मैच क्लोथ्स। तो ये रेडीमेड क्लोथ्स के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर हम इसको बोलें रेडी टू वियर, यदि ऑप्शन रहता है तो वो भी ठीक है, और रेडीमेड क्लोथ्स के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, द मेथड ऑफ गारमेंट डिज़ाइन यूज्ड बाय ओरिजिनल डिज़ाइनर इज। जो ओरिजिनल जो डिज़ाइनर रहेगा उसके द्वारा जो भी मेथड यूज़ की जाती है गारमेंट को डिज़ाइन करने के लिए वो कौन सी होगी? ड्रैपिंग मेथड, फ्लैट पैटर्न मेथड, ड्राफ्टिंग मेथड और ओरिजिनल मेथड। तो इसमें हमारा जो होगा सबसे ज़्यादा सही आंसर इसमें ड्रैपिंग मेथड जाएगा, क्योंकि वो ड्रैप करके डिज़ाइन बनाता है अधिकतर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, रॉ एजेस ऑफ सीम्स ऑफ सिंथेटिक गारमेंट्स आर फिनिश्ड बाय। कोई भी जो सिंथेटिक गारमेंट रहेंगे तो उसकी जो सीम रहेगी वो कैसे उसको फिनिश किया जाएगा? बाइंडिंग के थ्रू, हीट सेटिंग के थ्रू, पिको के थ्रू और ओवरलॉकिंग के थ्रू। तो इसमें 2 से 3 आंसर सही हो सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इसका आंसर जो सही होगा वो हीट सेटिंग जाएगा। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। knitted garments should not be stored on hangers because they। अब knitted garments को क्यों हमें नहीं लटका के रखना चाहिए? क्योंकि वो जो है उनका शेप जो है वो
लूज हो जाता है। तो हमारा आंसर नंबर इसमें सी हो जाएगा। अ गारमेंट सुटेबल फॉर एन इन्फेंट ड्यूरिंग समर सीजन। समर सीजन में इनमें से जो गारमेंट है वो कौन सा सुटेबल रहेगा? कैप नहीं होगा, रोम्पर, कार्डिगन और प्रोटेक्टर। तो इसमें जो है वो रोम्पर सही होगा। कार्डिगन जो है वो अधिकतर थोड़ा ठंड के टाइम पे यूज़ किया जाता है। और 40 नंबर आ जाएगा, फैब्रिक सरफेस फॉल्ट कैरेक्टराइज्ड बाय लिटिल बॉल ऑफ इंटेंगल्स फाइबर क्लिंजिंग टू फैब्रिक सरफेस इज कॉल्ड। तो जो भी फैब्रिक होता है उसमें कई बार छोटे छोटे से रुए से ऊपर उठ के आ जाते हैं गोल गोल से, वो उसको क्या बोला जाता है? तो आंसर नंबर हमारा हो जाएगा ए, फिलिंग। रिपीटिशन ऑफ अ मोटिव ऑल ओवर अ फैब्रिक इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जब किसी मोटिव पर रिपीटिशन होता है तो उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको पैटर्न कहते हैं। आंसर नंबर बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज डैमेज्ड बाय मोथ। मोथ के द्वारा कौन सा फैब्रिक है जो डैमेज किया जा सकता है? तो वो हो जाएगा हमारा वुल। आंसर नंबर ए। इन टर्म्स ऑफ कलर व्हाट आर टिंट्स। टिंट्स क्या होते हैं? टिंट और शेड। टिंट में जब हम वाइट कलर ऐड करते हैं तो वो टिंट होते हैं, और शेड जो होते हैं उसमें जब हम ब्लैक कलर ऐड होते हैं तो वो शेड हो जाते हैं। तो हमारा आंसर नंबर बी हो जाएगा। ये अब 18 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्बन प्लानिंग व्हाट डज द वर्ड हाउसिंग नीड मीन्स। अब अर्बन प्लानिंग के उसमें हम देखें तो हाउसिंग नीड मतलब क्या होता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर शेल्टर एंड लिविंग स्पेस। क्वेश्चन नंबर 19, इन अर्बन हाउस होल्ड प्लानिंग द टर्म जोनिंग मीन्स। अब जोनिंग मतलब क्या होता है अर्बन हाउस होल्ड प्लानिंग के अंतर्गत? तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा ए, द एलोकेशन ऑफ लैंड इनटू डिफरेंट जोन्स फॉर स्पेसिफिक यूजेस। अब 20 है, विच रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हार्नेस एनर्जी फ्रॉम द अर्थ इंटरनल हीट। तो अर्थ की जो इंटरनल हीट होती है कौन सा उसको एनर्जी का सोर्स कहलाता है? तो वो हो जाती है जियोथर्मल पावर कहलाती है। आंसर नंबर डी। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एर्गोनॉमिक इन द प्रोडक्ट डिजाइनिंग। तो एर्गोनॉमिक्स का रोल क्या होता है प्रोडक्ट डिजाइनिंग में? तो वो होता है इम्प्रूविंग यूज़र कंफर्ट एंड एफिशिएंसी। 22 है, व्हाट डज द रूल 20-20-20 स्टैंड्स फॉर। तो इसका जनरल मीन क्या होता है? 20 फीट से देखना 20 मिनट तक और 20 सेकेंड का ब्रेक लेना, है ना। तो इसमें जो आ जाएगा वो हो जाएगा 20 सेकेंड्स ऑफ स्क्रीन ब्रेक। तो आंसर नंबर सी। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्टेज ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस इज। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जो ऑर्गेनाइजिंग स्टेज होती है मैनेजमेंट की, तो उसका मेन जो होगा वो होगा एलोकेटिंग रिसोर्सेज एंड असाइनिंग टास्क। तो आंसर नंबर बी हो जाएगा। 24 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेजेस ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल। तो करेक्ट स्टेज क्या होगी? तो इसमें होगी सबसे पहले बिगनिंग स्टेज आती है, फिर एक्सपेंडिंग स्टेज आती है और फिर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज आती है। तो आंसर नंबर हमारा हो जाएगा डी। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया इज। अब इंडिया में जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का वो क्या होता है? तो मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन। तो आंसर नंबर बी हो जाएगा। 26 है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ISI मार्क इज 2। अब ISI मार्क का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंश्योर द प्रोडक्ट मीट्स स्पेसिफिक क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 27, डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग शुड बी मिनिमम। 3 मीटर रहता है, तो 3 मीटर इसमें दो जगह पे आ रहा है, 2 से 3 मीटर और 3 से 6 मीटर, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा जो करेक्ट हम बोलेंगे उसको हम बी नंबर बोलेंगे, 3 से 6 मीटर होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 28, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग एन इमेज यूजिंग टाइनी डॉट्स इज कॉल्ड। जो छोटे छोटे डॉट्स को मिला के जो इमेज बनाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको बोला जाता है स्टिपलिंग। आंसर नंबर डी। अब द राइट टू चूज अलाउज कंज्यूमर्स टू। अब कंज्यूमर्स को राइट टू चूज जो है वो क्या अलाउ करता है? ये है मेक डिसीजन बेस्ड ऑन पर्सनल प्रेफरेंस। तो आंसर नंबर बी हो जाएगा। 30 है, व्हाट प्लान इज पॉपुलरली नोन फॉर लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट सेविंग विद द एडवांटेजेस। तो इसमें आंसर जो आ जाएगा 401K।
अब है व्हाट डज द प्रोडक्ट्स ग्रेड लेवल इंडिकेट। तो प्रोडक्ट ग्रेड जो है वो लेवल क्या इंडिकेट करता है, तो ये उसके क्वालिटी को बताता है। आंसर नंबर ए। 32 इन टर्म ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन विच वन इज मोस्टली क्लोजली एसोसिएटेड विद द गोल्डन रेशियो दैट इज फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। जो गोल्डन रेशियो है वो किससे संबंधित होता है, तो वो होता है वो प्रोपोर्शन से रिलेटेड। व्हाट डज द टर्म CAD स्टैंड फॉर इन डिज़ाइन। तो इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर होता है ये। 34 है सिग्निफिकेंस ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। क्या होगा, तो इसका होगा अचीविंग क्लीनलीनेस एंड प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट। आंसर नंबर सी। 35 द सीक्वेंस ऑफ बर्थ प्रोसेस इज। तो बर्थ प्रोसेस की जो सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी नंबर। सबसे पहले जो होगा वो डायलेशन होगा, फिर बर्थ होगा, फिर प्लेसेंटा का डिटैचमेंट होगा, फिर अम्बिलिकल कॉर्ड को कट किया जाएगा। अब आंसर नंबर 36 डैश बायो इकोलॉजिकल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट पिक्चर्स द एनवायरनमेंट एज अ सीरीज ऑफ नेस्टेड स्ट्रक्चर। तो ये जो बायो इकोलॉजिकल मॉडल है वो किसने दिया है, तो वो जो है वो यूरी ब्रॉन फैन ब्रेनर ने दिया है। इसमें इन्होंने एक स्ट्रक्चर बताया, कोई भी जो बच्चा रहता है वो एनवायरनमेंट से कैसे कनेक्ट रहता है। तो सबसे पहले जैसे माइक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम, फिर एक्सो सिस्टम आ जाता है, मैक्रो सिस्टम और क्रोनो सिस्टम। इस टाइप से इन्होंने 4-5 उसकी स्टेजेस बताई हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 37 डैश आर अ फ्रेमवर्क ऑफ प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस फॉर द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन केयर एंड एजुकेशन ऑफ यंग चिल्ड्रन। तो यंग चिल्ड्रन के लिए इसमें सबसे इसमें कौन सा रहेगा सही, तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा रेजियो एमिलियस करिकुलम। इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। 38 क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल्स आर क्लासिफाइड एज moderately retarded when the IQ score range between according to the Stanford Binet intelligence test। तो स्टैनफोर्ड बिने के अकॉर्डिंग जो रहेगा मॉडरेट बताना है इसमें, मॉडरेट के जो रिटार्डेड रहेंगे उनका IQ कितने से कितने के बीच रहेगा, तो इसमें 36 to 52 आ जाएगा। आंसर नंबर सी। चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर रहेगा प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन, कब आया था, तो ये आया था 1986 में। आंसर नंबर ए। 40 द डैश आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेक्सुअल मैच्योरिटी। तो इसमें जो है टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन जो होता है ये प्राइमरी उसमें आ जाते हैं, और लेकिन ये जो एस्ट्राडायोल है ये सेकेंडरी उसमें आ जाएगा। तो इसका आंसर नंबर जो है वो सी हो जाएगा। 41 डैश सिंड्रोम इज द रिटर्न ऑफ एडल्ट चिल्ड्रन ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट एंड ब्रोकन रिलेशनशिप। वो स्टेज जहाँ पे जब बच्चे जो हैं पहले चले जाते हैं, लेकिन जब उनका काम नहीं चल रहा होता है रिलेशनशिप या फिर उसमें फेल हो जाते हैं, तो फिर वो वापस आ जाते हैं घर में, तो उसको क्या कहा जाएगा, तो उसको कहा जाता है क्लटर्ड नेस्ट। तो आंसर नंबर हमारा हो जाएगा सी। 42 है डैश इज स्पेशलाइज्ड मेडिकल केयर फॉर पीपल लिविंग विद सीरियस इलनेस। स्पेशलाइज इसमें मेडिकल केयर कौन सी है, जिसमें कि सीरियस इलनेस वाले पीपल को उसमें रहते हैं, तो इसमें ये आंसर आ जाएगा इसका पैलिएटिव केयर आ जाती है। इसमें सीरियस इलनेस के जो सिम्टम्स और स्ट्रेस रहते हैं उससे रिलीफ प्रोवाइड किया जाता है उसको और उसकी फैमिली को भी। तो आंसर नंबर बी आ जाएगा। अ सिचुएशन ऑफ मिडिल एज्ड एडल्ट प्रेशराइज्ड बाय द डिमांड्स from both the younger generation and elder generation simultaneously is called as। तो एक जो मिडिल एज पर्सन है उसमें बच्चे रहेंगे उनकी तरफ से भी प्रेशराइज्ड होते हैं और अपने मम्मी पापा की तरफ से भी होते हैं, तो उस कंडीशन को क्या कहा जाएगा, तो उसको हम सैंडविच जनरेशन कहते हैं। तो आंसर नंबर ए। 44 है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कब आया था, तो 2005 में आया था। आंसर नंबर सी। द इंडियन पीनल कोड डैश डील विथ ईव टीजिंग। जो ईव टीजिंग होती है वो किसके अंतर्गत आती है, वो आती है 354 के अंतर्गत। तो आंसर नंबर डी।
According to Erikson, the earliest interaction between the mother and child lays the foundation for the child's development of. तो जो एरिक्सन के अकॉर्डिंग जो अर्लीस्ट स्टेज रहती है मदर और चाइल्ड के बीच में, जो फाउंडेशन का काम करती है, तो वो कौन सी रहेगी? तो वो होती है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। आंसर नंबर बी। फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन इज। अब फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो आंसर नंबर इसमें हमारा हो जाएगा डिसरप्शन इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस इन द फैमिली यूनिट। आंसर नंबर हमारा हो जाएगा इसमें ए। 48 है रोल प्ले एंड रीफ्रेमिंग आर टेक्निक यूज्ड इन। तो रोल प्ले और रीफ्रेमिंग जो टेक्निक होती है वो किस में यूज़ किया जाता है? तो ये यूज़ की जाती है आंसर नंबर डी, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी में। 49 हो गया। 49 क्वेश्चन, द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट वर्क अंडर द एजिस ऑफ डैश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो चाइल्ड राइट के लिए काम करती है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन, तो ये किसके अंतर्गत आती है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है। आंसर नंबर डी हो जाएगा। है 50 नंबर, फोकसेस ऑन चेंजिंग द इरेशनल थॉट और बिलीफ दैट नेगेटिवली अफेक्ट अ पर्सन्स इमोशंस और बिहेवियर। तो ये किस में होता है? देखिए रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी के अंतर्गत आ जाता है। आंसर नंबर बी आ जाएगा। डैश इज़ अ कॉमन फिनोमेना इन ओल्ड एज। ओल्ड एज में जनरली क्या कौन सा कॉमन फिनोमेना होता है? तो वो इंसोम्निया का होता है। आंसर नंबर ए। 52 देखें, अ शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट टेक्निक टू रिड्यूस पोटेंशियल परमानेंट डैमेज टू एन इंडिविजुअल अफेक्टेड बाय अ क्राइसिस। तो कोई भी जो क्राइसिस होता है उसकी वजह से शॉर्ट टर्म कोई भी थेरेपी होती है जिससे परमानेंट डैमेज से बचा जा सकता है, यदि उस टाइम पे उस थेरेपी को यूज़ करें तो उसको क्या कहा जाएगा? तो वो हो जाता है क्राइसिस इंटरवेंशन के अंतर्गत आता है। तो आंसर नंबर सी आ जाएगा। कम्युनिकेशन इज़ अ प्राइमरी टूल फॉर इफेक्टिव। अब प्राइमरी टूल जो कम्युनिकेशन है किसके अंतर्गत आएगा? तो बिहेवियर चेंज इसमें आंसर आएगा हमारा। आंसर नंबर बी। एजुकेशनल प्लानिंग इज अ डेस्क प्रोसेस। अब एजुकेशनल प्लानिंग जो है वो किस में आ जाएगी? वो डायनेमिक होती है। आंसर नंबर सी। एक्सटेंशन टर्म ओरिजिनेटेड इन 1866 में हुआ था। द बेसिक कैरेक्टर्स अ गुड मैसेज इंक्लूड, इसमें स्पेसिफिक होना चाहिए। आंसर नंबर बी। 57 कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन अबाउट अ टॉपिक इज गिवन इन, तो इसमें बुलेटिन आ जाएगा। आंसर नंबर सी। मास मीडिया चैनल इंक्लूड, तो मास मीडिया के अंतर्गत इसमें हमारा टेलीविज़न है। आंसर नंबर बी। द नॉलेज बेस फॉर द टेक्नोलॉजी यूजुअली डिराइव्स फ्रॉम, नॉलेज बेस फॉर ये हो जाएगा हमारा बेसिक रिसर्च। आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 60 है, पपेट्री बिकम अ वैल्यूएबल डैश ओनली इफ द मैसेज टू बी कम्युनिकेटेड इन द डेवलप्ड इन ड्रामेटिक आर्ट। तो इसमें ये आ जाएगा विजुअलाइज। आंसर नंबर बी। 61 है, डैश प्लेज अ वाइटल पार्ट इन रियलाइजिंग द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो इसके अंतर्गत आ जाएगा हमारा आंसर नंबर ए। 62 डैश इज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कौन सी हो जाएगा? प्रोग्राम प्लानिंग करते हैं तो उसमें बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन इंडिया। तो इंडिया में लॉन्च कब हुआ? तो ये हुआ 2 अक्टूबर 1952। आंसर नंबर डी। हाउ मैनी स्टेप्स आर इन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोसेस। ऐसे अलग अलग लोगों ने दिए तो इसको हम कंफर्म नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी जो आंसर होना चाहिए वो आंसर नंबर बी होना चाहिए 7। 65 डैश इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। तो इसमें कौन सा इसका प्रिंसिपल होता है? तो वो पार्टिसिपेशन का होता है। डैश इज़ अ नॉन प्रोजेक्टेड ऑडियो विजुअल एड। तो नॉन प्रोजेक्टेड जो रहेगा वो हमारा टॉकिंग डॉल आ जाएगा, बाकी सिनेमा मोशन पिक्चर और वीडियो ये सारे जो है प्रोजेक्टेड ऑडियो में आ जाता है, ऑडियो विजुअल एड्स में। लॉन्ग फॉर्म ऑफ केबी का फुल फॉर्म जो हो जाता है वो कृषि विज्ञान केंद्र होता है। आंसर नंबर डी हो जाएगा। 68 है, डैश इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो विजुअल मीडियम विच प्रोवाइड्स पिक्चर विथ सिंक्रोनाइज्ड साउंड। तो ये हमारा आ जाएगा टेलीविज़न, इसमें आंसर हो जाएगा। तो आंसर नंबर हमारा डी हो जाएगा।
द फॉलोइंग इज फेज ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इनमें से कौन सा ट्रेनिंग का कोई फेज है, तो पोस्ट ट्रेनिंग फेज होता है। आंसर नंबर सी हो जाएगा। पंचायत राज इज अ सिस्टम, तो पंचायत राज जो है वो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम होता है। आंसर नंबर ए हो जाएगा। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस के इनमें से कौन सा एक टाइप है, तो नल हाइपोथेसिस होती है। आंसर नंबर डी। द पी वैल्यू ऑफ अ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्ट रेफर टू, तो पी वैल्यू जो होती है वो प्रोबेबिलिटी को शो करती है। आंसर नंबर सी। द एंटायर ग्रुप फ्रॉम विच सैम्पल इज चूजन इज नोन एज, जो पूरा ग्रुप रहता है जिसमें से सैंपल यूज़ किया जाता है, यदि हम पूरा उसको कहते हैं उसको क्या बोलेंगे, उसको पॉपुलेशन अपन बोलते हैं। इस पॉपुलेशन में से फिर हम सैंपल को सिलेक्ट करते हैं। तो आंसर नंबर हमारा इसमें हो जाएगा ए। आफ्टर डेटा हैज़ बीन एडिटेड द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू डैश ए। जब डेटा हम कलेक्ट कर लेते हैं और फिर उसमें जो भी करेक्शन करने होते हैं एडिट कर लेते हैं, और फिर उसके बाद कौन सी प्रोसेस होती है, तो हम इसको टेबुलेशन इसमें आ जाएगा कि टेबल बना के इसको पूरा अरेंज करते हैं। तो आंसर नंबर हमारा बी आ जाएगा। 75 है डैश सीक्स टू आइडेंटिफाई वेदर एन एसोसिएशन और रिलेशनशिप बिटवीन टू फैक्टर एग्जिस्ट। तो जो दो फैक्टर हैं उनके बीच में कोई रिलेशनशिप या एसोसिएशन हम देखते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, तो कोरिलेशनल रिसर्च कहा जाता है। आंसर नंबर ए। 76 है अ मेजर ऑफ द variability in different values of sample mean is given by the dash of the sample mean। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ये स्टैंडर्ड एरर हो जाएगा। आंसर नंबर सी 76 का। अब अ कॉन्सेप्ट विच कैन टेक ऑन डिफरेंट क्वांटिटेटिव वैल्यू इज कॉल्ड, वेरिएबल में आ जाएगा। आंसर नंबर डी हो जाएगा। 78 है dash refers to the process of assigning numerical or other symbols to answers, so the responses can be put into limited number of categories of classes। तो ये इसके अंतर्गत आ जाएगा, कोडिंग के अंतर्गत। आंसर नंबर बी। द प्राइमरी गोल ऑफ अप्लाइड रिसर्च इज टू, अप्लाइड रिसर्च का प्राइमरी गोल जो रहेगा वो सॉल्व और प्रोवाइड आंसर टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। आंसर नंबर ए आ जाएगा। अब 80 है इट इज़ द स्प्रेड बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट स्कोर। तो हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर ये किसके अंतर्गत आ जाता है, रेंज के अंतर्गत। आंसर नंबर डी। अब है विच एंजाइम इन मीट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन टेंडरनेस ड्यूरिंग एजिंग। एजिंग के टाइम पे जो मीट में टेंडरनेस बढ़ाता है वो कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, तो वो जो है वो है कैथेप्सिन्स। आंसर नंबर ए आ जाएगा हमारा 81 का। Textures of baked products such as cookies, pastries are evaluated by, अब ये किसके थ्रू evaluate किया जाएगा, तो वो रियोमीटर के थ्रू किया जाएगा। आंसर नंबर बी आ जाएगा। Which of the following additives is commonly used as thickening agent in food like soup and sauces। सूप और सॉसेस में thickening agent की तरह कौन एडिटिव यूज़ किया जाता है, तो वो किया जाता है हमारा xanthan gums। 84 द एनीमिया ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फोलेट इज कॉल्ड, तो इसको बोला जाता है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। आंसर नंबर बी। 85 है एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी इज, अब विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म जो रहेगा वो क्या होता है, वो होता है कैल्सिट्रायोल। आंसर नंबर सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड फॉर द असेसमेंट ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिचर। जो एनर्जी एक्सपेंडिचर के लिए असेसमेंट करने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है डबली लेबल्ड वाटर को, DLW। अब द आयरन कंटेनिंग मेटालोप्रोटीन प्रेजेंट इन मसल्स इज कॉल्ड, आयरन कंटेनिंग जो मेटालोप्रोटीन होती है मसल्स में उसको क्या कहा जाता है, तो उसको मायोग्लोबिन कहा जाता है। आंसर नंबर सी। FMN एंड FAD इज प्रोड्यूस्ड बाय, FMN और FAD जो होते हैं वो राइबोफ्लेविन के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं। आंसर नंबर बी। अब FSSAI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म जो होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। आंसर नंबर बी। जैम एंड जेलीज कैन बी प्रिजर्व्ड बाय एडिंग शुगर एट द कंसनट्रेशन ऑफ, तो जो इसमें 65 to 75% का यूज़ किया जाता है शुगर का, तो इसमें ए और बी दोनों हो सकते हैं। तो
मोस्ट इसका आंसर ए होना चाहिए 65%। अब आंसर क्वेश्चन नंबर 91, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रॉनिक रीनल फेलियर इज। तो क्रॉनिक रीनल फेलियर का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, वो डायबिटीज़ मेलाइटस होता है। आंसर नंबर ए। 2 है डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड कॉज, एसेंशियल फैटी एसिड की कमी से फ्रेनोडर्मा होगा। आंसर नंबर सी। 93 है फुल फॉर्म ऑफ NCHS। तो NCHS का फुल फॉर्म क्या होगा, तो ये होगा नेशनल सेंटर फॉर हेल्थ स्टैटिस्टिक्स। तो आंसर नंबर ए हो जाएगा। अब है डिओट्रियो टेस्ट इज डैश टाइप ऑफ सेंसरी टेस्ट। अब जो डिओट्रियो टेस्ट होता है वो किस टाइप का सेंसरी टेस्ट होता है, तो ये होता है डिफरेंस टेस्ट। आंसर नंबर ए हो जाएगा। अब है एपिडेमायोलॉजिकल ट्रायड इज। तो इसमें क्या क्या आ जाते हैं, 3 जो शामिल होते हैं उसमें होता है एक एजेंट होता है, होस्ट होता है, एनवायरनमेंट होता है। तो आंसर नंबर हो जाएगा ए। ओलिक एसिड इज, ओलिक एसिड क्या होता है, तो ओलिक एसिड मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। आंसर नंबर बी। शुगर क्रिस्टलाइजेशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय एडिंग। अब शुगर क्रिस्टलाइजेशन जो है वो किसके थ्रू कंट्रोल किया सकता है, तो इसमें हो जाएगा कौन। द हार्मोन इंपॉर्टेंट फॉर वाटर बैलेंसेज, वाटर बैलेंस के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, तो वो होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन। आंसर नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटीन फाइबर, प्रोटीन फाइबर इनमें से कौन सा, कैसमियर होता है, वुल होता है एक टाइप का, तो उसमें प्रोटीन पाया जाता है, तो इसलिए आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है एन इनहेरेंटली फ्लेम रिटार्डेंट टेक्सटाइल मटेरियल इज। तो फ्लेम रिटार्डेंट वाला जो मटेरियल रहेगा वो कौन सा होगा, वो नोमेक्स होगा। आंसर नंबर बी हो जाएगा। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर मेरे बेस्ट नॉलेज के अकॉर्डिंग है। अब जब इसकी आंसर की आएगी थोड़ा सा उसमें और देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो हैं वो उसमें 1 से 2 आंसर उसके सही हो रहे हैं, तो उसमें किस आंसर को वो सही मान रहे हैं वो इसमें देख। थैंक यू श्रेया PDF शेयर करने के लिए।